एक बार फिर से स्वागत है। घटना चक्र में चर्चा करें सेकुलरिज्म की आड़ में सियासत चमकाने वाले आज नेता दिल्ली में जमा हुए और उस तमाम उन नेताओं ने जो आह्वान किया, जो बात कही, उसका पहले आपको हमने दिखाया था। आप जो इसके आयोजक हैं वो हैं वाम दल के नेता हैं। वाम दलों ने इसका आयोजन किया था। प्रकाश कर सीपीएम के जो महासचिव, उन्होंने क्या कहा वो आप देखें। हम सब ने बातचीत करके ये तय किया है कि धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए, देश की एकता की रक्षा के लिए और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर लड़े के लिए आज हमें ये कन्वेंशन करना है। और आज यहां आए हुए आप सभी साथियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हमारे देश के अलग अलग जगहों में सांप्रदायिक दंगे और हिंसा हो रही है। जम्मू में, किश्तवाड़ में, बिहार में, नवादा में, उसके पहले राजस्थान में दर्जनों हिंसा की घटनाएं हुई थी और उसके बाद मुजफ्फरनगर में दंगे हुए। उसके बाद 19 सितंबर को मध्य प्रदेश में भी हरदा जिले में दंगे हुए। ये दंगे क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे किसका हाथ है? जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, हमारे देश में जो हिंदुत्व के जो संगठन है वो पूरे देश में अभी सांप्रदायिक प्रचार अभियान में चले हैं, सांप्रदायिक मुद्दे उठा रहे हैं और उसी के कारण हम देख रहे हैं कि जगह जगह पर इस तरह के सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। और आज हमारे देश में जो सांप्रदायिक विचारधारा के लोग हैं उसमें प्रमुख है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और आज भारतीय जनता पार्टी के ओर से उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए उन्होंने तय किया है श्री नरेंद्र मोदी, उनको भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ही तय किया है। और श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं एक हिंदू राष्ट्रवादी हूं। कुल मिलाकर के पुष्पेंद्र, ये जो आयोजक हैं और आयोजक की आपने भाषण के पूरे एक अच्छा अंश आपने सुना। कह रहे हैं कि राजस्थान में दंगे हुए, जम्मू में दंगे हुए, बिहार में दंगे हुए, यूपी में दंगे हुए और एमपी में भी हरदा में कहा दंगे हुए। उन्होंने कहा कि दंगा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हिंदुत्व के संगठन है वो देश में कम्युनल एजेंडा फैला रहा है और उसके जो सबसे बड़े संगठन है वो है आरएसएस और बीजेपी। और बीजेपी ने जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि मैं हिंदूवादी नेता हूं, तो कहीं ना कहीं इशारा बहुत साफ है। देखिए, प्रकाश कारत को मैं थोड़ा बहुत ईमानदार मानता था, लेकिन जिस किस्म की वो बात कह रहे हैं उनमें सच बात कहने का उनमें भी दम नहीं है। आप ये बताएं कि अगर नवादा में दंगा हो रहा है तो वहां बीजेपी और आरएसएस करा रही है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो वहां आरएसएस बीजेपी करा रही है, किश्तवाड़ के अंदर बीजेपी आरएसएस करा रही है। जहां सरकार है वहां तो वो कराएगी और जहां सरकार नहीं है वहां संघ कराएगी। और इस सब के बाद वो ये भूल जाते हैं कि कांग्रेस के किन किन राज्यों में दंगा हो रहा है, समाजवादी पार्टी के नेता बराबर में बैठे हैं, उनके राज्य में क्या हुआ है और किस तरीके से हुआ है उस पर वो पट्टी बांध लेते हैं। ये भी मैं कहता हूं अंध किस्म का एक सेकुलरिज्म है और सेकुलरिज्म के नाम पे एक लेफ्टिज्म भी चल रहा है इस देश में कि हमको सिर्फ नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी, अगर इस देश में बीजेपी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी को माइनस कर दें तो इससे पहले दंगे कहां हो रहे थे, कैसे हो रहे थे, कौन कर रहा था, उसके बारे में भी एक अंधभक्ति है कि नहीं वो उस जमाने आरएसएस और जनसंघ करा रही थी। तो मैं समझता हूं कि ये
ईमानदारी से बात कहने की ताकत नहीं है उनके अंदर, और उनको भी भीड़ इकट्ठी करनी है। उनकी भी दुकान बहुत दिन से बंद है, कांग्रेस ने भी उनको लिफ्ट देना बंद कर दिया है, लिहाजा उनको लगता है कि हम जो हैं इसके यूनाइटिंग फोर्स हैं, हम सबको बुला करके इकट्ठा कर लेते हैं। तो इस अगर वो जेन्युइनली और उनका कन्विक्शन है सेकुलरिज्म के, कम्युनिज्म के खिलाफ, तो फिर बंगाल में जाके ममता से भी उनको कंप्रोमाइज करना चाहिए था, फिर आंध्र प्रदेश के अंदर जाके जगन रेड्डी को भी लाना चाहिए था। ये जो 10-5 लोगों को इकट्ठा करा और उसके बाद भाषण दिया, और हर एक के भाषण का लब्बो लुआब आखिर में नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी नहीं थे तो इससे पहले दंगे नहीं हो रहे थे। नरेंद्र मोदी जहां जाएंगे वहां दंगे हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी की रैली में मुसलमान आतंकवादी उसमें हमला करेंगे तो भी नरेंद्र मोदी का खेल है, तो बीजेपी का खेल है, तो आरएसएस एक्सपर्ट है, पकड़ा जाए आदमी तो भी नहीं और ना पकड़ा जाए। तो ये अजीब किस्म का कंफ्यूजन है। मैं समझता हूं कि इनको कम से कम प्रकाश कारत को ईमानदारी से कहना चाहिए था कि जो उनके साथ में बैठे हुए हैं उनका भी कन्विक्शन सेकुलरिज्म और कम्युनिज्म नहीं है, उनका जो कन्विक्शन नहीं है उनके लिए सेकुलरिज्म एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस की बात है, जिसके चलते उन राज्यों में भी दंगे हो रहे हैं जो बीजेपी के पास नहीं है। और अगर आरएसएस के लोग पकड़े हैं शामिल, तो आपकी पुलिस आपके अंदर क्या कर रही है? आजम खान के खिलाफ ब्यूरोक्रेसी खड़ी होकर के विद्रोह कर रही है, आजम खान के खिलाफ लोगों ने सबूत दिए, उसको तो आपने पकड़ा नहीं। आप एक कम्युनिज्म को सपोर्ट करते हैं और दूसरे कम्युनिज्म को दबाते हैं। ये क्यों नहीं बताते हैं कि अगर इस देश के अंदर चंद विश्व हिंदू परिषद के लोगों की वजह से एमएम हुसैन को भागना पड़ा था इस मुल्क से, तो यह भी बताना चाहिए था कि मरकज की हुकूमत में उस समय सीपीआई प्रकाश कारत बड़बोले नेता थे और बहुत ताकत दे रहे थे, कांग्रेस चल रही थी, तो क्यों तस्लीमा नसरीन को भागना पड़ा? उस वक्त किसको अपीस कर रहे थे? कौन से कम्युनिज्म को अपीस कर रहे थे ये लेफ्टिस्ट लोग? तो ये एक तरफ का कम्युनिज्म दूसरी तरफ का नहीं दिखाई देगा, तो ये जो मावड़ा इकट्ठा करेंगे, लेकिन रिजल्ट वही आखिर में जीरो होगा। और जहां तक मुलायम सिंह की बात अभी हमारे शकील भाई ने कही कि वो उनके पास उनका बेटा बन चुका है, आप देखें एबी वर्धन को देखें, मुलायम सिंह को देखें, देवी गौड़ा को देखें, उसके बाद में शरद पवार को देखें, ये सब चली चला की बेला में है। इनको लगता है कि चलते चलते भी अगर कुछ हो जाए तो ठीक है, इनका कोई कन्विक्शन नहीं है। इन सबके राज्यों में इनकी पोजीशन बहुत खराब है, लिहाजा ये सीपीआई के पास आते हैं और सीपीआई को लगता है कि हम तो मतलब इन सबको इकट्ठा कर सकते हैं, वो करा है। लेकिन इस पे जवाब नहीं दे रहे कि बीएसपी का क्या रोल है, इस पे जवाब नहीं दे रहे कि डीएमके यहां क्यों नहीं है, इस पे जवाब नहीं दे रहे कि चंद्रबाबू नायडू क्यों नहीं है। आज वो लोग क्या सेकुलरिज्म के खिलाफ हो गए हैं? जी शकील साहब, जो बात प्रकाश करत ने बात कही उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि दंगा हो रहा है और दंगा क्यों हो रहा है, उसका भी उन्होंने जवाब दिया। और जो उन्होंने कहा कि हिंदुत्व के जो संगठन है वो देश में कम्युनल एजेंडा को आगे कर रहे हैं, इसलिए दंगे हो रहे हैं। हम समझते हैं कि उन्होंने ये गलत नहीं कहा है। जी, बीजेपी का इधर कुछ दिनों का इतिहास आप देख लीजिए। बीजेपी से जो दो बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी और एल.के. आडवाणी आरएसएस से अपने आप को ऊपर बनाने की एक ताकत रखने की जब कुव्वत रख लिया उन्होंने और कहने लगे, तो फिर आरएसएस ने भी उनको धूल चटा दिया। और जिस तरह से बीजेपी आरएसएस कहते हैं ये कि हम अपने यहाँ बीजेपी में डिसीजन लेते हैं, लेकिन फैसले तो आरएसएस से हो रहे हैं। अटैक होना चाहिए, फिर दंगे की बात नहीं होनी चाहिए। नहीं, आरएसएस से फैसले हो रहे हैं। मैंने आपको आता हूं, एक मिनट। तो आरएसएस से फैसले हो रहे हैं जब, और वो फैसले प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनाने तक के हो रहे हैं, तो ये आरएसएस की एक स्ट्रेटजी क्लियर कट है कि अब उनको जमीन पे अगर कदम रखना है, अपनी पार्टी की रक्षा करना है, ऊपर उठाना है, तो उनके पास एक ही एजेंडा है, वो है कम्युनल एजेंडा। और उसको इंप्लीमेंटेशन करने के लिए वो डिफरेंट जगह जा रहे हैं। कम्युनल एजेंडा वो कर रहे हैं या अन्य पार्टियां इसमें शामिल हैं? हम समझते हैं कि उन्होंने सबसे पहले घोषित किया जी, कम्युनल एजेंडा घोषित किया। अब दूसरे लोग अगर उसके लिए लड़ने के लिए खड़े होते हैं जी, तो हम निश्चित रूप से कम्युनलिज्म से लड़ने की बात अगर करें उतनी ही, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि आप दूसरे लोगों की अपीजमेंट कीजिए, ये भी नहीं कहेंगे हम। लेकिन आप कम्युनल एजेंडा से लड़ने वाले को सीधा हमारे भाई ने जो इतना गिना दिया कि ये है, तो उनका ये ड्यूटी नहीं है कि कौन उनके साथ आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो आ गए हैं और इस एजेंडा पर चलना चाहते हैं, ईमानदारी शर्त होनी चाहिए, तो वो उसमें आगे बढ़ेंगे वो। और निश्चित रूप से चुनाव के पहले जब खेमाबंदी जिस तरह से बीजेपी ने की है, उसी तरह से दूसरे लोग लेफ्ट एक आरएसएस के थ्योरी के खिलाफ चलती है। और आरएसएस ने अगर लेफ्ट वालों को ने अगर वो किया है, अगर एजेंडा बनाया है, तो उसमें कोई बुराई तो है नहीं। डेमोक्रेसी में तो ऐसा चलता ही है। एजेंडा तो बनाया लेफ्ट ने, लेकिन जो बात कह रहे थे श्याम जी बड़े साफ शब्दों में कह रहे थे,
और शकील साहब ने बिल्कुल ही साफ शब्दों में उनका समर्थन भी किया है। ये बात अलग है कि वो कह रहे हैं कि इस एजेंडा के पीछे उनका सियासी मकसद है और वो एक गठबंधन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन शकील साहब ने इसको बहुत साफ साफ शब्दों में प्रकाश करात के उन शब्दों का समर्थन किया है। प्रकाश करात जी के जो स्पीच अभी हमने सुना है जी, बात तो स्पष्ट है कि उन्होंने अपने इस एजेंडे में कांग्रेस को भी वो सेक्युलर मानने को तैयार नहीं है, इसलिए कांग्रेस को भी उन्होंने बुलाया नहीं। ये जितनी पार्टियां आई है इसमें से कई पार्टियां कांग्रेस को समर्थन करने वाली आज वहां उपस्थित है, नेशनल एनसीपी वहां पर उपस्थित है। कुछ पार्टियां अपने राज्यों में कांग्रेस के खिलाफ लड़ती है और केंद्र में आके कांग्रेस का समर्थन कर रही है। इस प्रकार का ये कहीं का पत्थर कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुंबा जोड़ा, इस प्रकार का ये गठबंधन, कोई इनका प्रोग्राम नहीं। और ये तो कांग्रेस की और कम्युनिस्टों की पुरानी परंपरा रही है कि देश पर आरएसएस और राष्ट्रवादी लोगों पर अटैक करके अपनी राजनीतिक रोटी और अपना वोट बैंक कायम उसकी चिंता करने वाले इस प्रकार का यह अटैक आज तक करते आए हैं। अब लोग इस प्रकार की बातों से लोगों की दिशा भूल नहीं होती है। अब रही बात, यहां तक उन्होंने 4 राज्यों का उल्लेख किया, जम्मू, बिहार, राजस्थान और यूपी, चारों राज्यों में एमपी। तो ये चारों राज्यों में मेरा उनको सवाल है, अगर आरएसएस और बीजेपी वाले वहां दंगा करा रहे, नरेंद्र मोदी वहां पर दंगा करा रहे, आपकी सरकारें क्या काम कर रही है? कश्मीर की सरकार क्या काम कर रही है? नीतीश जी के क्यों कंट्रोल में बिहार नहीं है? सबसे ज्यादा सांप्रदायिक दंगे यूपी में हुए, जो मुलायम सिंह आज मंच पर हुए थे, वो अपना राज ना संभाल कर इस प्रकार की कौन सी चौधराहट करने दिल्ली आए हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो आपको कंट्रोल सरकार करते नहीं आ रही, आपके यहां दंगे ज्यादा हो रहे, इसका कोई चिंतन ना कर केवल इस प्रकार के झूठे आरोप कर आपकी रोटी सिकने वाली नहीं है, और वो ये भी जानते हैं। इसलिए बहुत बड़ा सीरियस इसको कोई ले नहीं रहा है। बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी, इस प्रकार का उनका ये प्रोग्राम चल रहा है देश के। और कम्युनिस्ट तो डे बाय डे इस देश में डिटोरिएट होते जा रहे हैं, उनकी विचारधारा से लोगों ने नकारा है, कोई राज्य में उनका उस प्रकार का प्रेजेंस बचा नहीं है। पुष्पेंद्र, जब इस तरह की बात आप कहते हैं कि देखिए बीजेपी है, आरएसएस है, ये दंगे करवा रही है, दंगे हो रहे हैं और दंगे हुए, ये सच्चाई है, इसको नहीं झुठलाया जा सकता है। दंगों के होने पे किसी ने एतराज वो नहीं किया कि दंगे नहीं हुए। लेकिन दंगों पे जब आप सांप्रदायिकता के खिलाफ, दंगों के खिलाफ अगर आप वाकई लड़ना चाहते हैं तो उसमें ईमानदारी होनी चाहिए। क्या वो ईमानदारी यहां आपको प्रकाश करात के, मुलायम सिंह के, नीतीश कुमार के या अन्य जितने भी वहां नेता शामिल थे उनमें आपको नजर आ रही है? दिलीप, मैं फिर वही बात रिपीट कर रहा हूं, इस देश में दंगे हुए, इससे कोई इनकार कर नहीं सकता, ये फैक्ट है, ऐतिहासिक है। लेकिन सवाल यह है कि आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कह सकते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, जनसंघ सत्ता में नहीं थी, तब आरएसएस के लोग दंगा कराते थे। तो मैं वही कह रहा हूं कि कुछ सेकुलरिज्म के नाम पे जो कम्युनल लोग हैं, जिन्होंने सेकुलरिज्म की एक चादर ओढ़ रखी है इस मुल्क के अंदर, वो कोई कांग्रेस में है, कोई जेडीएस में है, कोई बीजेपी में, बीएसपी में है, कोई समाजवादी पार्टी में। मैं कह रहा हूं कि दूसरे तरफ के कम्युनिज्म को अगर आप नहीं काउंटर करेंगे तो इस देश में आरएसएस हो, बीजेपी हो या कोई और दीगर नाम हो, वो ताकतें बढ़ेंगी। अगर बीजेपी इस देश में एक फूल दो माली पार्लियामेंट में थी और 188 हुई, तो आरएसएस की सोच और बीजेपी की सोच को मानने वाले लोगों ने उनको वोट दिया और वो 188 पहुंचे। तो आज अगर नरेंद्र मोदी को लोग मानते भी हैं और वो माना जा रहा है, मैं नहीं कह रहा, माना जा रहा है कि साहब वो बड़े पॉपुलर है, सब अगर वो बढ़ रहे हैं तो ये किसकी वजह से बढ़ रहे हैं? बीजेपी और आरएसएस की बातों में कोई नई बात तो है नहीं, आज उनका नया कॉन्स्टिट्यूशन तो बना नहीं है, या आज वो नए कम्युनल तो हुए नहीं है, आज कोई नई बात तो वो कह नहीं रहे। ये जितने भी सेकुलर थे जिन पे देश ने भरोसा किया, चाहे मौलाना आजाद की वो किताब पढ़ लें कि जो उन्होंने मरने के बाद कहा कि 30 पन्ने उसमें लगा दीजिए, उसमें कांग्रेस का चरित्र नजर आता है। सरदार पटेल को लेकर के आजकल बहुत सारी बात हो रही है, सरदार पटेल के बारे में भी पढ़ लें कि उन्होंने मुसलमानों के बारे में क्या कहा, सरदार पटेल के बारे में पढ़ लें कि सरदार पटेल ने कितना नेहरू के बारे में। तो ये तमाम सारी चीजें हैं जिसके ऊपर गलाफ चढ़ा हुआ है, वो धीरे धीरे उतर रहा है। तो ये जितनी भी सेकुलर पार्टी है, चाहे प्रकाश कारत हो, वही मुलायम सिंह से वो ये नहीं कह पा रहे कि आपके राज्य में 107 दंगे हुए हैं, आपके राज्य में एक मुसलमान डीएसपी मारा गया है, आपके राज्य में 7-7 मुसलमान बच्चों को गोली मारी गई है। नहीं, ये नहीं कहेंगे। लेकिन दंगे आरएसएस हिंदुत्व इस देश में बहुत लोग सुन रहे हैं और हम भी सुन रहे हैं बात। इसके अलावा इनके पास नया कुछ बेचने के लिए नहीं है, ये बार बार उसी को बेच रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के सेकुलरिज्म को ये अटैक नहीं करना चाहते। इस वक्त इनके सामने कांग्रेस से बड़ी चुनौती बीजेपी है। तो पहले कांग्रेस बीजेपी को कहेंगे, अगर बीजेपी कहीं सेटल हो जाती तो
तो फिर ये कांग्रेस के कम्युनिज्म की बात करने लगेंगे। तो ये भी मौका परस्ती की बात है, ये कोई किसी ईमानदारी के साथ नहीं खड़े हुए। और अगर ये ईमानदारी के साथ होते तो जिस किस्म की आज वहां गैदरिंग थी और 17 पार्टियों के बाद जितने लोग थे, जिस तरीके से मीडिया वहां आया, उससे पता चल गया कि इनकी बात में दम नहीं है। अब ये उस सिक्के को दोबारा भुनाना चाहते हैं, कई बार भुना चुके हैं सेकुलर और कम्युनिज्म के नाम पे। लेकिन नीतीश का, मुलायम सिंह का और बीएसपी का और दूसरी पार्टियों का सेकुलर समझ में आता है कि आप एनसीपी की रात में यहां बैठ के आप सरकार में बैठे हुए हैं, आपके अपने क्षेत्र में दंगे हैं। शरद पवार की पार्टी सत्ता में है। 1993 में जो दंगे हुए उस पर श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट है, उसको क्यों नहीं खुलवाने के लिए प्रकाश कारत कहते हैं कि आप एनसीपी में हैं, आप करवाएं अगर आप ईमानदारी से सेकुलर है। लेकिन नहीं, यह भी तो एक कम्युनलिज्म है। जी शकील साहब, ये इस कम्युनलिज्म पे बातचीत नहीं होती है। नहीं, निश्चित रूप से बात होती है। नहीं, बातचीत नहीं होती। आपने जहां कभी रहती है वहां बोला जाता है, और श्री कृष्ण आयोग के रिपोर्ट को पब्लिक करने के लिए या उस पर कार्रवाई करने की बात उठती रहती है। लेकिन वो होती नहीं उठ रही है, नहीं हो रही है। लेकिन सवाल ये कि जो बड़ा खतरा पहले आता है ना, जी। तो छोटी बातें पीछे होती हैं। जी। तो अभी तो सबसे बड़ा खतरा मास्टर इस देश की अखंडता और के लिए, इस देश की यूनिटी के लिए जो खतरा है, और इस देश में आपने बताया कि कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आइडियोलॉजी तो उनकी है ही है, एक फूल दो माली हो गए थे ना, जनता में नहीं है। तो वही कम्युनल आइडियोलॉजी देश के लोगों को दिग्भ्रमित करके अगर 180 पर पहुंचे हैं, तो दोबारा आरएसएस को यही समझ में आ रहा है। इसीलिए अडवाणी जी को जब वो सेकुलर बनने की कोशिश की तो उनको पसंद नहीं आया। इसलिए एक ऐसे चेहरे चाहिए जिसके नाम पर वो कम्युनल वोटों का एक समूह बना सकें। ये तो राजनीति, जब आप खुद बोल रहे हैं ऐसी ही राजनीति है। तो जब वो समूह आप बना रहे हैं, तो सेकुलर लोगों को आपको काउंटर करने के लिए कोई समूह बनता है, तो उसमें आपको ऑब्जेक्शन तो होना नहीं, हमें कभी ऑब्जेक्शन नहीं है। प्रकाश कारत पूछे भाई, प्रकाश कारत मोदी से पहले भी कई बार संबोधन कर चुके हैं। मोदी तब तो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नहीं थे, बड़ा खतरा था, फासिस्ट था, दुनिया को निगलने वाला था, देश की एकता अखंडता के टूटने की बात थी। लेकिन भाई नरेंद्र मोदी से पहले तो पूछ लेते हैं एनसीपी के दोस्तों से कि कितने साल से इस रिपोर्ट पे बैठे हो जिसपे तुम्हारा अध्यक्ष शामिल है, तुम्हारे कांग्रेस के लीडर शामिल है, वहां का वजीर आला शामिल है। मैं आज की बात नहीं कर रहा, यही शकील भाई जो आपका बहुत आप जो कह रहे हैं ना एक रिपोर्ट की बात, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, चीजें हैं, इसलिए कह रहा हूं, वो बहुत सारी चीजें हैं। मैंने पहले ही कहा कि ये पॉलिटिकल उद्देश्य से है। तो उस रिपोर्ट से पॉलिटिकल उद्देश्य है, गैर आज चुनाव की बात है, पॉलिटिकल उद्देश्य से भी है, लेकिन देश टूट जाएगा देश की एकता के लिए। निश्चित रूप कुछ ऐसी एजेंडा मुझे लगता है हम बचपन से ही सुनते रहे हैं कि अगर इस देश में, लेकिन सवाल ये देश की अखंडता और देश टूट जाएगा, ये जुमला कुछ सेकुलर बार बार और खासतौर से लेफ्टिस्ट ऐसे इस्तेमाल करते हैं। हम भी बहुत समय से देख रहे हैं इस देश के अंदर एक अजीब मानसिकता है। मुसलमानों को किसी जुर्म में, किसी फदाइम में पकड़ लिया जाए तो फौरन वो कहते हैं इस्लाम खतरे में है। अरे भाई, मुसलमान खतरे में हो सकता है, इस्लाम खतरे में नहीं होता। अगर आपका सेकुलरिज्म खतरे में है तो देश खतरे में नहीं है। आप सेकुलरिज्म के अपने सूडो सेकुलरिज्म से देश की एकता को न जोड़ें। देश पहले भी था, बीजेपी नहीं थी तब होगा, और कांग्रेस नहीं थी उससे पहले भी था। लिहाजा ये अलग जैसे ही मुसलमान पकड़ा इस्लाम खतरे में है। नहीं, आपकी बात से बहुत ज्यादा फौरन आप कहते हैं कि फौरन साहब एक मिनट देखिए देश की एकता खतरे में। आपकी बात से बहुत ऑब्जेक्शन है। ये शब्द जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही शब्दों का चयन नहीं किया आप ही करते हैं। किसी मुसलमान को पकड़ा जाता है। एक मिनट, जब भी कुछ होता है तो आप मेरी बात सुनिए पहले। आप इस्लाम ना, आप पाकिस्तान में इस्लाम खतरे में आता है। नहीं, आप एक बात सुन रहे हैं, आपके मुसलमान को इस्लाम खतरे में किसी ने नहीं कहा। आप ही की कमजोर जहनियत तो हो सकती है जो यहाँ उभार रही है। कभी नहीं इस्लाम के खतरे की बात अलग होती है। हिंदुस्तान में अगर मुसलमानों पर आप किसी तरह के जुल्म हो, हिंदुस्तान के मुसलमान भी इस मुल्क के शहरी हैं, बराबर के शहरी हैं, उनको हुकूक हासिल है। जब मामाल होगा तो बोलेगा इसमें इस्लाम की कहीं बात नहीं आती है। अगर मुसलमान और जहादी शब्दों का उपयोग करके इस मुल्क को कम्युनल जहन फैलाने के, आपका जो कम्युनल जहन है, आपके जो सेकुलरिज्म के जहन है, सेकुलरिज्म की आड़ में जो हिंदुस्तान का मुसलमान हर पार्टी के अंदर कम्युनलिज्म नहीं, आप जो इस तरह से नहीं बोला जाता है। इस मुल्क जब मुसलमान को पकड़ लिया जाए तो मालेगांव में
रिलीजियस थ्योरी को आपने इनकार किया। आप एक मुसलमान, कुछ मुसलमान हो सकते हैं, कोई गलत हो सकते हैं, गलत यहाँ हिंदू भी हो सकते हैं। हाँ, ये नहीं कहेंगे, लेकिन ये आप नहीं बोल रहे, आप तो मुसलमान बोल रहे हैं। और ये शब्दों का चयन करके अपने आकाओं को जो आप खुश करते हैं, आका तो आप नहीं, जिस तरह से आप इस्लाम और ये शब्दों का चयन, हाँ, ये आपको नहीं है किसी तरह आप ये चाहते हैं जो सवाल यहाँ बैठ के आपके सेकुलरिज्म का ढंढोरा पीटूं, मुसलमानों को सेकुलर बताओ, आप उसी ढंढोरा जाएं, इस्लाम का शब्दों का चयन करते हैं। आप कम्युनलिज्म के बहुत बड़े प्रचारक हो सकते हैं। इस्लाम मुसलमानों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर, इस मुल्क के एक शहरी के ऊपर जुल्म होगा, कोई भी बोल सकता है, उसको आप इस्लाम से कहां जोड़ रहे हैं? आप बोलते हैं कहां से आता है? कोई नहीं कहता है, कहां से आप नहीं कह रहे कि इंडिया मैंने कभी नहीं कहा और किसी ने नहीं कहा। यह आपके जहन की परवरिश है जो कम्युनलिज्म का एक आप स्टाइल फिक्स करते हैं दूसरे कम्युनिटी के लोगों को यूनाइट करने के लिए, अपने इस्लाम की बातों को लाके ये उस आइडियोलॉजी है। हर आइडियोलॉजी चलिए जो बोलना चाहिए किसी और को आप बोल रहे हैं। हर सेकुलर को अपने आईने में देखना चाहिए कितना कम्युनल है वो, और अपने कम्युनिज्म को छुपाने के लिए आपको नाम बोलना चाहिए कि आप क्या है, जर्नलिस्ट है, क्या आप क्या है, ये आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी सर्टिफिकेट आप ही मुझे देंगे, मैं आपके हजारों है कांग्रेस। श्याम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको।